तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन। आज फिर से दुनिया भर के बाजारों से है बेहतरीन संकेत, मजबूत शुरुआत के आसार और 12,000 की तरफ बढ़ने की तैयारी निफ्टी की। तो आज मजबूत खुलने के बाद क्या कुछ और अहम लेवल को पार करेंगे, टिकेंगे और एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले कैसा रहेगा एक्शन और कहां होंगे आपके लिए मौके, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक सेशन के लिए तैयार हो जाइए। कई सारी क्यूज हैं, कई सारी बातें हैं जिस पर अनिल जी की राय भी चाहिए। तो सर, सबसे पहले तो बताइए आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? आज के ट्रिगर्स में दीप देखिए, अमेरिकी बाजारों में 113 अंकों की रही मजबूती, राहत पैकेज पर फिर से बात बढ़ती हुई आगे नजर आ रही है। हालांकि ऊपरी स्तरों से 250 अंक के फिसले भी डाउ, लेकिन उसके बावजूद मजबूत बंद होने में कामयाब रहे। और कल भारतीय बाजारों के बंद होने वक्त 145 अंकों की मजबूती आपको डाउ फ्यूचर्स में दिख रही थी। उस लिहाज से मजबूती बरकरार रही है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक, ये 3 निफ्टी की कंपनियां जिनके आएंगे आज नतीजे, और साथ ही कोलगेट के भी नतीजे होंगे वायदा कारोबार से। फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर का विलय जल्द होने की तैयारी में है। ये बेहद इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव। आज ये भी आज फोकस में रहेगी। और साथ ही 10:30 बजे आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। देखते हैं उस बैठक में क्या कुछ डिस्कशन और किस तरह के आगे आपको संकेत मिलते हैं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो कई सारी बातों पर चर्चा करनी है सर। सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि कल भी जब हम स्टिमुलस पैकेज की बात कर रहे थे और बात आई थी कि वर्बल डेडलाइन है कल की, तो आपने कहा इन डेडलाइन का कुछ मतलब नहीं होता है, और एग्जैक्टली वैसा ही होते हुए दिख रहा है। अब शायद हफ्ते के अंत तक, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद कब आएगा यूएस स्टिमुलस प्लान किसी को भी नहीं मालूम। पर कहीं ना कहीं बाजार का वो ऑप्टिमिज्म है कि जब भी आएगा अच्छा आएगा, और शायद इसलिए बाजार भी होल्ड आउट कर रहे हैं। किस तरह से देखना चाहिए इस खबर को? दीप, अगर कल ये खबर थी कि आज डेडलाइन है, अब आगे बातचीत नहीं होगी, जब हमने ये स्टैंड लिया कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं, बात बन सकती, वैसा ही स्टैंड आज भी है। अगर ये कह रहे हैं कि स्टिमुलस पर बात आगे बढ़ रही है और स्टिमुलस पर चर्चा हो सकती, तब भी मेरा स्टैंड ये है कि कोई ज़रूरी नहीं कि स्टिमुलस आए। ये आना नहीं आना ये चलता रहेगा, और जब तक ये चलता रहेगा तब तक मार्केट चलते रहेंगे, ये मान के चलिए। मार्केट तब तक बहुत खराब नहीं होंगे। छोटे मोटे हल्के फुल्के करेक्शन स्टेटमेंट्स पे दिखा सकते हैं, मैं अमेरिकी बाजारों की बात कर रहा हूं, जब तक कि ये स्टिमुलस पैकेज पूरी तरह से आ न जाए। जब आ गया उसके बाद इस बात पर निर्भर करेगा कि साइज क्या है और कितना बड़ा है और किस फॉर्म में आता है। उसके बाद अमेरिकी बाजार आगे और कितना बढ़ना है नहीं बढ़ना है ये तय करेंगे। तो न तो स्टिमुलस पैकेज पर बातचीत खत्म होने की बातों से मुझे डर था, न स्टिमुलस पैकेज पर बात आगे बढ़ने से मैं अति उत्साहित हूं। मुझे एक चीज पता है कि अगर इस खबर के दम पर कभी भी बाजार में करेक्शन आए तो वो खरीदारी का मौका होगा, जब तक कि पैकेज सामने नहीं आ जाता। जैसे जैसे चुनाव के नज़दीक आप पहुंचेंगे, समय कम होता है दोनों पार्टीज के पास में इन चीज़ों पर बातचीत करने का, चुनावों की तैयारियां ज़्यादा होती है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि पैकेज पर बात आगे बढ़ने की बात भले ही हुई हो, लेकिन आ ही जाएगा, इसको लेकर भी मैं अति उत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटीज अब इस वक्त जो प्राथमिकता है वो चुनाव है। तो ये सब चीज़ें, ये खबरें अमेरिकी चुनाव तक और चुनाव के बाद हफ्ते भर तक चलती रहेगी, और आ जाए तो भी अच्छी बात है, ना आए तो भी अच्छी बात है। और पैकेज पूरी तरह से आने की संभावना मुझे चुनाव के पहले कम नज़र आती है। छोटे छोटे पैकेज आ सकते हैं, जिस तरह से $500 बिलियन के पैकेज की बात की जा रही है, वो आ जाए तो आपको आगे बढ़ने के लिए, कि मतलब ये कहते हैं ना कि अगर आप यहाँ से निकलें कि मुझे दिल्ली तक रोड ड्राइव पर जाना है, तो आप है ना, जरूरी नहीं कि एक ही बार में पूरा टैंक फुल कर दें, बीच बीच में स्टॉप लेते रहें, फ्यूल वापस से आप डालते रहें, गाड़ी चलाते रहें। ये है ना, छोटे छोटे जो पैकेज है ये अमेरिकी बाजारों में बीच बीच में फ्यूल डालने का काम कर रहे हैं, गाड़ी चलाते रहें जब तक कि डेस्टिनेशन से पहुंच न जाए। तो मेरा बहुत सिंपल पॉइंट है, अमेरिकी बाजारों से बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पहली चीज़ वॉलेटिलिटी, दूसरी चीज वो रहेगी, चाहे वो वॉलेटिलिटी तेजी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ। कल भी आपने इंट्राडे में देखा 113 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है डाउ, लेकिन ऊपरी स्तर से 250 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है, 300 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। तो ये उतार चढ़ाव दिन के दौरान ओपनिंग क्लोजिंग में और डाउ फ्यूचर्स में रहेगा। तो आपको अगले 15 दिन वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना है। और वॉलेटिलिटी का मतलब सिंपल ये कि ओवरनाइट पोजीशन आपको अपने बाजारों में उतनी ही रखनी जितनी आप आसानी से हैंडल कर सकें, बस उतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी पैकेज कब कैसा किस फॉर्म में आएगा नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट्स रोज आएंगे और रोज आप फिर कंफ्यूज होंगे, अरे कल तो बात कर रहे थे कि पैकेज नहीं आएगा, आज बात कर रहे हैं आएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अमेरिका वाले कर रहे हैं, और जो अमेरिका वाले कर रहे हैं उस पर बाजार उनका रिएक्शन दे रहा है, और जो बाजार का रिएक्शन होगा वो आपको बताना जरूरी है। सिंपल है जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, तो बाजार के रिएक्शन पर ही नजर रहेगी, और बाजार पर भी एक सवाल है, जब हम आज का सेटअप बात करेंगे तो वहां पर कवर कर लेंगे। पर एक बात अनिल जी, हिंदुस्तान जिंक इसके नतीजे आए और डिविडेंड की जो फाइनल अमाउंट आया वो हमारी कैलकुलेशन के भी काफी करीब था, तो अच्छा डिविडेंड आया, अच्छे नतीजे आए। अब इसका वेदांता और उसके डिविडेंड पे आउट पर क्या असर पड़ेगा, ये सबका सवाल है। इस पर कोई व्यू सर? दीप देखिए, रिजल्ट तो हिंदुस्तान जिंक के अच्छे हैं ही। वैसे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद भी थी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप देखिए आय उनकी लगभग 25% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 39% बढ़ा है। सबसे बड़ी बात, मार्जिन 47% से बढ़कर 52%, 5% मार्जिन बढ़ाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और डिविडेंड जो 21 रुपये 30 पैसे का आया, हमने 25 से 26 रुपये का कैलकुलेशन किया था। कई बार मैं कहता हूँ ना कि ये सीखने की जो प्रोसेस है मार्केट में, ये नेवर एंडिंग है दीप। और कल हमने जब कैलकुलेशन की डिविडेंड की 25 से 26 रुपये में, मैंने 4,000 करोड़ रुपए के जो उन्होंने फंड रेज किए थे वो उसमें जोड़ लिए थे। तो अगर उसे हटाकर देखें तो एग्जैक्टली 21 रुपये 50 पैसे के आसपास का डिविडेंड बनता है, 21 रुपये 25 पैसे का, एग्जैक्टली वही आया है। तो एक और चीज़ कल ये सीखने को मिली कि जो फंड रेजिंग की है, ज़रूरी नहीं कि वो डिविडेंड के लिए लिक्विडिटी बनाने के लिए आज से ही की हो, क्योंकि डिविडेंड अब डिक्लेयर होगा, अब रिकॉर्ड डेट आएगी, फिर डिविडेंड आएगा। तो कंपनी क्यों पहले 2 महीने 3 महीने 1 महीने पहले वो फंड रेज करके रखेगी? जाहिर सी बात है कि वो फंड रेजिंग किसी और चीज़ के लिए होगी। डिविडेंड के लिए फंड रेजिंग आप तब करेंगे जब आपको डिविडेंड देना है। तो कई बार ये होता है कि जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं, ट्रेंड देखते हैं, तो हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। और कल मेरी कोशिश ये थी और हम ये चाहते थे कि डिविडेंड के मामले में हम एग्जैक्ट सही पढ़ें, जैसे कि हम बायबैक के मामले में, चाहे वो टीसीएस का बायबैक हो, एचसेलटेक का बायबैक हो, माफ़ कीजिएगा विप्रो का बायबैक हो, तो एग्जैक्ट सही पढ़े तब मजा है। तो एग्जैक्ट सही पढ़ने में जो 4-5 रुपए का गैप है वो भी नहीं चाहिए। तो इसलिए 26 रुपए के बजाय 21 रुपये 40 पैसे का जो डिविडेंड है, वो हमारी उम्मीद के मुताबिक तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, 21 रुपये 30 पैसे का। लेकिन ओवरऑल ये डिविडेंड बहुत मजबूत है। तो पहली चीज़, हिंदुस्तान जिनके के नतीजे भी अच्छे हैं, डिविडेंड भी बढ़िया है, तो स्टॉक के लिए अच्छी खबर है। ये वैसे वायदा कारोबार में है नहीं, अब कैश में ही है, तो वो एक अलग चीज़ है। दूसरी बात, वेदांता, कल वेदांता का एडीआर भी 5-6% ऊपर बंद हुआ है, तो वेदांता पर इसका इम्पैक्ट आना ही आना है। अल्टीमेटली मेरा ये समझना है कि इस डिविडेंड वेदांता का जो अमाउंट वेदांता को जाएगा, उसके बाद वेदांता भी अपना डिविडेंड तो डिक्लेयर करेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली प्रमोटर्स को पैसा चाहिए। वेदांता पीएलसी जो इनकी प्रमोटर है, तो आगे चलते हुए वेदांता में भी डिविडेंड आएगा। जहाँ तक मुझे याद है, आज एक सीएलएसए की रिपोर्ट भी है, वो भी यही कह रही कि 118 का लक्ष्य वेदांता के लिए रखिए, और यहाँ से वेदांता में भी आप उम्मीद कर सकते हैं। मेरा ये समझना है इस स्टॉक के लिए 95 रुपये के आसपास, वेदांता में 95 रुपये के आसपास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बॉटम की तरह बन चुका है। आपको याद होगा जब ये डीलिस्टिंग ऑफर फेल हुआ, तब भी हमारा यही कहना था कि 90 से 95 रुपये की रेंज में ये स्टॉक सेटल होगा, और 92 रुपये का लो बनाकर 95 रुपये के आसपास स्टॉक सेटल हो गया। अब कल 100 रुपये के आसपास तक पहुँचा है। मेरा ये समझना है इवेंचुअली धीरे धीरे करते हुए, अगर मार्केट्स खराब ना हो, तो वेदांता का स्टॉक 110-115 की रेंज तक धीरे धीरे जा सकता है, कम से कम उतनी अपसाइड बनती है। तो इमीडिएटली जो सबसे ख़राब टाइम था वो शायद निकल गया, और जब तक ये डिविडेंड आए तब तक वेदांता का शेयर थोड़ा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। ये मेरा असेसमेंट है हिंदुस्तान जिंक और वेदांता को लेकर। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो आज वेदांता पर तो हमारी नज़र बनी भी रहेगी, और अनिल जी ने कल के 2000 में भी यहाँ पर आपके लिए खरीदारी की ही राय दी थी। टारगेट फ्यूचर्स में 102-104.50 रुपये थे, तो आज लगता है कि शायद वो टारगेट्स भी आते हुए दिखेंगे। वेदांता पर चर्चा करेंगे, वहाँ पर भी नज़र रखेंगे। सर, मार्केट्स की भी बात करते हैं, कई सारे अहम लेवल्स पर अब नज़र बनती हुई दिख रही है। आज के संकेत क्या बता रहे हैं, आज का एक्शन कैसा रह सकता है? ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव साइड पर रखे हैं, और एफआईज के संकेत भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट 2 दिनों से एफआईज ने जो मूड माहौल बदला है, खासतौर से कैश मार्केट में बड़ी दमदार खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं, ये काबिले तारीफ है, जोश बढ़ाने वाली है बाजारों के लिए। घरेलू फंड्स नेगेटिव साइड पर ही हैं, अभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं। बाकी सारे संकेतों में कोई बदलाव नहीं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव बने हुए हैं, पॉजिटिव ही है। निफ्टी 11,765, 11,835, आज मैंने रेंज थोड़ी सी ना मूड बन गया कि मैं राउंड फिगर में नहीं दूंगा, नहीं तो 725, 750, 825, 850 इस टाइप की देता हूँ। आज मैंने सोचा
सोचा कि नहीं थोड़ी अलग एग्जैक्ट दी जाए। 11,765, 11,835 ये निफ्टी की आज के दिन की सपोर्ट रेंज है। ऊपरी स्तरों पर 11,975, 12,025, इनफैक्ट 11,977, 12,020 बनता है। 5-5 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिए दोनों ही तरफ। 11,975 मैंने कहा 5 पॉइंट के लिए क्या रेंज बिगाड़ना है, तो फिर राउंड फिगर में रखिए 11,975, 12,025 और जिनको एग्जैक्ट चाहिए 11,970, 12,020 की रेंज है। बैंक निफ्टी 23,900, 24,050, 24,050, 24,075 ये मजबूत सपोर्ट है इंट्राडे के लिए, लेकिन 23,900 से 24,050 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन बन के आता है। ऊपरी स्तरों पर 24,500, 24,625 ये एक टारगेट है। अब इसके पार निकलकर टिके, 24,625 के पार निकलकर टिके तो फिर फ्री राइड है एकदम नॉन स्टॉप 300-400 पॉइंट की बैंक निफ्टी पर फ्री राइड है। 24,900, 25,000 तक आराम से, मतलब वो क्रूज कंट्रोल वाले मोड में आप बैंक निफ्टी को चलाइए, एक ही स्पीड पे चलते जा रहा है। कहीं कोई न लेन चेंज करने की ज़रूरत है, न दाएं बाएं देखने की ज़रूरत है, न स्पीड घटाने बढ़ाने की ज़रूरत है। 24,625 के बाद ये मतलब एकदम बेलगाम घोड़ा है, ये समझ लीजिए, ये नोट करके रख लीजिए लेवल 24,625। अगर 24,625 के पार निकल कर बैंक निफ्टी टिक गया तो फिर ये 25,232 का जो हमने हाई बनाया है दीप, और ये बनाया है 31 अगस्त को 25,232 का हाई था, वहाँ उसके आसपास जाने की कोशिश करेगा और तब आपका फाइनल टारगेट जो बनेगा 24,900 से 25,200 की 232 के बीच का। और वहाँ पर आपको न सिर्फ अपने जो लॉन्ग पोजीशन इसकी प्रॉफिट बुकिंग करनी है बल्कि शॉर्ट भी करना है, वहाँ पर शॉर्ट भी करना है, 100% करना है। 28 तारीख को क्लोजिंग हाई बना था, वो था 24,523 का, इसलिए मैंने 24,500 को 24,500, 24,525 एक छोटी सी रुकावट वाला लेवल है। उसके बाद 24,611 का एक लेवल निकल कर आ रहा है, वो पार करते ही, इसीलिए 24,625 दिया, वो पार करते ही फिर आपका 25,000, 25,200 की रेंज की तैयारी बैंक निफ्टी की बनेगी और वो बहुत जल्दी बनती हुई दिख सकती है। तो ये लेवल ध्यान में रखिए। फिलहाल एक बार 24,500, 24,625 हल्की रुकावट का लेवल है आज के लिए। आइए आज के दिन की छोटी रेंज आपको दे दूं, 11,835, 11,975 ये आज की छोटी रेंज दिन की आपके लिए। 11,800, 12,025 ये आज की मीडियम रेंज। ज़्यादा संभावना है कि इसी रेंज से हम काम कर लें, लेकिन फिर भी एक बड़ी रेंज की तैयारी करके रखिए, हाथ में रखिए। 11,750 से लेकर 12,100 की, 12,025 के पार निकलकर टिके और मजबूत रहे तो 12,100 तक आसानी से बाजार निफ्टी पर जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी की छोटी रेंज 24,200, 24,500 निकल कर आती, 24,500, 24,525 है बेसिकली। मीडियम रेंज 24,050 से 24,600 है, 24,600, 24,625 है। और बड़ी रेंज 23,875, 24,900 के आसपास की मान सकते हैं। 24,900 मैंने अंदाज से दिया है लेवल, एग्जैक्ट लेवल 25,000, 25,200 की रेंज का निकल कर आता है, जो निफ्टी का फाइनल टारगेट आपके लिए बनेगा। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज की रेंज। अनिल जी, 25,000 के लिए आप बोल रहे हैं लेवल्स खुलते हुए दिख रहे हैं, क्या इसी एक्सपायरी में आपको 25,000 आने की संभावना है? बेस्ट के सिनेरियो क्या ये पॉसिबल लग रहा है सर? मैं सोच रहा था ये बोलूँ ना बोलूँ, फिर मैंने कहा जाने दो, क्यों बोल रहा है, जब आएगा जब होगा तो स्क्रीन पे पता चलेगा और बता ही देंगे ना। लेकिन आपने स्मार्टली पूछ ही लिया। दीप, दिल से बोलूँ हाँ लगता है। क्योंकि है ना, देखिए अगर आपने 24,625 पार कर लिया ना तो लगता है 24,500, 24,625 कंजेशन है, इसे पार करना है। अगर ये पार कर लिया तो फिर लगता है 100% लगता है, फिर तो मतलब कल ही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बचा कितना है, आप 24,300 पर बंद हुए, राइट? 24,300 से 25,000 कितना बचा है? 700 पॉइंट। आपको कल तो देखिए आप 45 पॉइंट बढ़े हैं बैंक निफ्टी पर, लेकिन अगर आपको याद ना हो तो फिर से याद दिला दूं, परसों आप 733 पॉइंट बढ़े हैं बैंक निफ्टी पर, ठीक है ना? तो अगर 733 पॉइंट परसों बढ़ सकता है बैंक निफ्टी बिना किसी खास वजह के, ठीक है ना, कोई खास वजह नहीं थी, उसके बावजूद बढ़ा है, तो ऐसे में अब कल तो आपके पास वजह भी है ना कि भाई एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन की शॉर्ट कवरिंग, और अगर ग्लोबल मार्केट थोड़ा भी साथ देते तो क्यों नहीं बढ़ सकते? तो आपके सवाल का जवाब हाँ है, बस कंडीशन अप्लाई वो लगा के रखते हैं नीचे में हल्की सी, तो वो स्टार बनाकर, तो कंडीशन अप्लाई एक ही है, 24,625 के ऊपर टिकना चाहिए। 24,625 के ऊपर टिका
बिल्कुल पॉसिबल है। 25,000 25,200 की रेंज में जाने को तैयार। अब 150 पॉइंट इधर उधर कर लीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट पकड़ना है ना, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टाइप वाला मामला है। तो बस 50 एक पॉइंट तो इधर उधर चलता है। जैसे निफ्टी में 10-15 पॉइंट इधर उधर चलता है, एग्जैक्ट लेवल नहीं होता, वैसे बैंक निफ्टी में 50 से 100 पॉइंट का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। बट अदरवाइज 25,000 25,232 ये जो फाइनल टारगेट है बैंक निफ्टी के, वहाँ तक डेफिनेटली जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपका सवाल एकदम परफेक्ट है और जवाब भी आपको मिल गया होगा शायद। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो अच्छा लगता है जब बड़े बड़े लेवल्स आते हैं, 12,000 के ऊपर निफ्टी जाए, 25,000 पर बैंक निफ्टी जाए, तो नजर रखते हैं इन अहम लेवल्स पर किस तरह का एक्शन बन सकता है। सर, पोजीशनिंग क्या बता रही है जहां तक एफआईएस का एक्शन है? पीसीआर से क्या समझना चाहिए? थोड़ी सी नेट लॉन्ग में एफआईज ने पोजीशन कम की है, 65% किया है 67% से, तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया है 1.35 से 1.46 में। चिंतित तो नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है कि जिसकी वजह से डर लगे कि ओवरबॉट हो गया है मार्केट। ओवरबॉट तो नहीं हुआ, लेकिन ओवर सोल्ड भी नहीं रहा, ये फर्क है। ओवर सोल्ड भी नहीं रहा, ये ध्यान में रखना है। विक्स 4% बढ़ा है 2269, थोड़ी सी ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। इंट्राडे की वॉलेटिलिटी की वजह से शायद विक्स थोड़ा सा आपके लिए बढ़कर आया है। अब आइए आपको स्टॉप लॉसेस के लेवल दे दूं। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आप 11,750 पर स्टॉप लॉस रखिए। थोड़ा सा आपको दूर लगेगा, आप सोचेंगे 150 पॉइंट दूर है, जी हाँ बिल्कुल है। अगर आपको छोटा रखना है तो 11,800 का रख लीजिए या 11,825 का रख लीजिए। स्टॉप लॉस में मैं फिर वही कहूँगा कि आपकी पोजीशन किस प्राइस की बनी हुई है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि स्टॉप लॉस क्या है। जो बुकिश स्टॉप लॉस निकल कर आता है, वो होता है ना कि बुकिश तरीका खेलने का, कि एक बॉल आपको ऑफ स्टंप के बाहर मिलेगी तो आपको किस तरह से अपना बायां पैर आगे निकाल कर उसको कवर ड्राइव करना है, वो बुकिश स्टॉक है। अगर आप वैसा कर पाएँ तो 100% आपके गैप से 4 निकलेगा। लेकिन कई बार ऑर्थोडॉक्स तरीके के बजाय कुछ नए नए तरीके ईजाद करके भी लोग खेलते हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस अपने हिसाब से ईजाद कर लें कि आपको कहाँ पर रखना है। बट अदरवाइज 11,750 का स्टॉप लॉस है आपके लिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस 24,000 का है, इसे मेंटेन करिए। शॉर्ट पोजीशन अगर है तो 12,025 के ऊपर रहना, नहीं तो 12,025 या 12,050 का रख ले। 25 पॉइंट मैंने सेफर साइड पर और रखा है, तो ऐसा ना हो कि 2-5 पॉइंट से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। तो 12,050 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 24,625 ये बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस है। इसके पार इंतज़ार मत कीजिए कि मैं आपको बोलूँगा कि काट लो, रख लो, डबल कर लो। ये सब जो आप लाइफ में करना चाहते हैं बैंक निफ्टी के साथ, वो 24,625 के ऊपर डेफिनेटली कर लीजिए। शॉर्ट भी काट लीजिए, डबल भी कर लीजिए। हो सकता है जितने टाइम आप शॉर्ट रहे और आपको नुकसान हुआ, उससे बहुत कम समय में बहुत जल्दी आपको बढ़िया प्रॉफिट बैंक निफ्टी दे दे, अगर इसके ऊपर निकल कर टिक जाता है तो। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो नज़र रखते हैं किस तरह से एक्शन बनता है। ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के लिए किस तरह से आपको अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स भी रखने पड़ेंगे। नई पोजीशंस फिर कैसे बनाएं आज सर? दीप, नई पोजीशन 11,800 के स्टॉप लॉस से निफ्टी खरीद लीजिए। 11,950 975 ऐसा लग रहा है उसके आसपास खुलने की तैयारी हो सकती है। अच्छा, फिलहाल थोड़ा सा एसजीएक्स निफ्टी नीचे आया है, ठीक है, 25-30 पॉइंट है। तो 11,950 975 12,025 3 टारगेट मैंने दिए। 12,025 के ऊपर तो 12,100 आपको पता ही है। जो लोग बेचना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो एक बेचने का चांस ले सकते हैं, और वो चांस ले सकते हैं 11,975 12,025 की रेंज में। और वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 12,050 का लगाना है। 11,950 और 11,900 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बिक वाली। अब आइए बैंक निफ्टी, खरीदना है। 24,000 का स्टॉप लॉस है, गैप से खुल के खरीदेंगे। स्टॉप लॉस मूव कर लीजिएगा 24,200 के आसपास। अभी 24,000 का रखिए। 24,400 24,500 24,600 ये 3 टारगेट हैं ऊपर के, और उसके बाद एक टारगेट और 24,900 का ऐड कर लीजिए। इसमें चौथा टारगेट 24,900 का एक और ऐड कर लीजिए। 4 टारगेट हैं बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ। 24,900 तक के टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही आपको बैंक निफ्टी बेचना है, अदरवाइज आपको नहीं बेचना है, ये ध्यान में रखिए। एग्रेसिव ट्रेडर ही बेचे, और आपको बेचना है बैंक निफ्टी 24,500 24,625 की रेंज में। अब आप ये कहेंगे कि ये तो 24,625 के आसपास, तो ऊपर तो आप कह रहे हैं कि अनिल जी बहुत तेज़ी से भागेगा। जी हाँ, बिल्कुल भागेगा। तो अगर आपको बेचना नहीं आता है और स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता तो आप ये जरूरत ना करें। लेकिन जो हिम्मत वाले और काउंटर ट्रेड करना चाहते हो, स्पेशली अगर गैप से आप सीधा 24,500 600 खुले
तो फिर ऐसे में एक चांस वहां पर आपको लेना चाहिए और 24,675 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 50 पॉइंट 75 पॉइंट का ही रखिए और अगर ट्रिगर हो जाए तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन एक बार आप चाहें तो वहां पर चांस ले सकते हैं और तब आपका 24,400, 24,325, 24,275, 24,200 और 24,075 ये सारे छोटे छोटे लक्ष्य बीच बीच में आ रहे हैं। तो इन सारे टारगेट्स में 1 बाय 1 आप देखते जाएं। लेकिन ये सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, स्किल ट्रेडर्स के लिए, जो हर वक्त टीवी और ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने रहते हैं। कई सारे मेरे मित्र हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो ट्रेड करते हैं। वो पता चला कि मतलब है ना, एक ट्रेड किया और 10-15 मिनट पेशेंट देखने में बिजी हो गए, या पता चला ओटी में चले गए और पता चला बाहर आके देखा तो इधर पूरा है ना बैंक निफ्टी ने सर्जरी कर डाली है। तो वो उस तरह के लोग जो हर वक्त टीवी स्क्रीन पर नहीं रहते हैं, ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं रहते हैं, स्किल्ड और स्टॉप लॉस नहीं लगाना जानते हैं, उनको इस तरह के ट्रेड नहीं लेने। ये ट्रेड रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स के लिए तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि किसी भी वक्त बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट का मूव आना बड़ी आसानी सी बात है और तब आप अगर गलत ट्रेड में हैं तो मुश्किल हो सकती है। तो स्किल ट्रेडर हैं तो ही ये ट्रेड लीजिए, नहीं तो फिर 25,000 तक आने का इंतजार कीजिए। 25,000, 25,225 की रेंज में तो पक्का वहां पर बेचा ही जाएगा, तब की तब देखी जाएगी। जी दीप। बिल्कुल। तो देखते हैं किस तरह का मूवमेंट होता है, पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी ये कंजेशन जोन जो अनिल जी बात कर रहे हैं उसके बाहर अगर निकलता है तो और एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो सकता है। सर, वायदा कारोबार से अब 2 स्टॉक्स बैन के बाहर आ गए हैं तो अच्छी खबर है। फ्रेश एंट्री नहीं हुई है, 12 स्टॉक्स थे, उनमें से पीवीआर एस्कॉर्ट्स बाहर आ गए हैं, 10 स्टॉक्स अभी भी बैन में बने हुए हैं। सर, थोड़ा फंड एक्शन डिटेल में समझाइए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं 2 दिनों से कैश में अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। एफआईएस 3,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करी है 2 दिनों में कैश से। वहां से कुछ समझना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स में तो अभी भी बिकवाली हो रही है। कमिटमेंट है दीप। कैश में खरीदारी करने की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी। देखिए, मैं कई बार डेटा जब बताता हूँ, डेटा के साथ एक चीज़ समझाना भी चाहता हूँ लोगों को कि डेटा को कैसे देखना चाहिए। जब कैश में खरीदारी की जाती है तो वो एक्चुअल डिलीवरी ली या दी जाती है, राइट। तो अगर कैश में खरीदारी करें, इसका मतलब एक्चुअल डिलीवरी के बेसिस पर एफआईएस बीटीएसटी तो करते नहीं कि आज लिया कल बेच देंगे, या आज हफ्ते 10 दिन में बेच देंगे, या 2-5% के लिए कोई स्टॉक खरीदेंगे बेचेंगे। वो अगर कोई स्टॉक खरीदते बेचते तो कम से कम उनका 10-15-20% का व्यू हो कि ये स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा, तब तो वो कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 2-4% के लिए तो करने से रहे। इसलिए जब भी कैश की खरीदारी आए या कैश की बिकवाली आए तो उसे वेटेज आपको ज़्यादा देना है मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ठीक है, पहली चीज। लेकिन वायदा कारोबार के डेटा को भूल नहीं जाना है और उसमें वेटेज कम नहीं देना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको एफआईएस के एफएनओ के एक्शन पर ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि एफआईएस जब भी मूड बदलते हैं तो पहला एक्शन उनका वायदा कारोबार से शुरू होता है, क्योंकि वो लिक्विड है, इंडेक्स भी है, स्टॉक फ्यूचर्स भी है, आसानी से खरीदे और बेचे जा सकते हैं। कैश में वॉल्यूम करना इतना आसान नहीं होता, वायदा कारोबार में आसान होता है। तो अगर मूड परिवर्तन हो रहा है एफआईएस का तो वो आपको पहले वायदा कारोबार में दिखेगा। इस लिहाज से एफएनओ के जो इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े और स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े आपको शॉर्ट टर्म के लिहाज से, 2-4 दिनों के व्यू के लिहाज से देखने चाहिए, और थोड़ा सा आप मीडियम टर्म व्यू ले रहे हैं तो आपको कैश के डेटा देखने चाहिए। अब कैश में 1585 करोड़ की दमदार खरीदारी फिर से दूसरे दिन की है और उतनी ही दमदार बिकवाली करने के लिए तैयार हैं। हमारे घरेलू फंड बोले आपको कितना चाहिए, हम पूरा का पूरा देंगे। 1633 करोड़ की बिकवाली वहां पर की है, देते रहें, कोई दिक्कत नहीं। एफआईज को आप दे रहे हैं, ट्रेडर्स एफआईज खरीद रहे हैं, ट्रेडर्स खरीद रहे हैं, मार्केट चल रहा है। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि जब ये दोनों खरीदना बंद करें, मार्केट अगर गलती से नीचे आ जाए, तब आप ये जो बेच रहे हैं ये पैसा वापस लगा लीजिएगा, तब मत रुकिएगा, बस ताकि मार्केट को सपोर्ट मिलता रहे लिक्विडिटी का। जहां तक वायदा कारोबार के डेटा का सवाल है, एफआईएस की 284 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी बिकवाली है और यही वजह कि नेट इंडेक्स पोजीशन 2% घटी है एफआईएस की, 67% से 65% आई है। 400 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, ठीक है, 1500-1600 करोड़ की खरीदारी के सामने 400 करोड़ के फ्यूचर्स कोई खराब नहीं है। 1066 करोड़ की बिकवाली की है ऑप्शंस में, और इससे आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि ये बिकवाली का जो आंकड़ा है इसमें दोनों ही है, पुट कॉल सब बराबरी का मामला है, तो सब कुछ है, इसलिए डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल आंकड़े एफआईज की तरफ से बहुत दमदार हैं। घरेलू फंड उतने ही सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एफआईज और ट्रेडर्स मिलकर मोर्चा संभाले हुए हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो एफआईआईज और ट्रेडर्स मिलकर मोर्चा इन्होंने संभाला हुआ है। देखते हैं किस तरह का एक्शन बनता है। सर, किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले? 11,900, 22 लाख शेयर पुट में है, 30 लाख शेयर कॉल्स में है। पुट में कल 9 लाख शेयर जुड़े हैं 11,900 पे, कॉल्स में 6 लाख शेयर, ये और वहीं पर जाकर बंद हुए। रस्सा कशी का जोर आजमाइश, ताकत आजमाइश का लेवल यही है। 11,900 के नीचे हैं तो थोड़े सतर्क हैं, 11,900 के ऊपर है तो मजबूत। उसके बाद क्या, 11,800 मजबूत सपोर्ट, 24 लाख शेयर पुट में है, और
12,000 रुकावट का लेवल, 32 लाख शेयर वहां पर है। तो 11,800 12,200 पॉइंट की रेंज, 11,900 ट्रेंड डिसाइडर, 12,000 पे 32 लाख शेयर हाईएस्ट तो नहीं है लेकिन हाईएस्ट से कम भी नहीं है। 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो 12,000 के पार निकल कर टिकना चुनौती होगा। तो एक बार 11,975 12,025 ये वो लेवल है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना इस बार अभी तो कम से कम डेटा से समझ में आ रहा है। फिर अगर आप डाउ फ्यूचर्स ही 200-300 पॉइंट ऊपर कर दें तो अलग बात है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, दीप, बैंक निफ्टी में देखिए डेटा बेहद साफ है। 24,500 पार होने के बाद बैंक निफ्टी में बढ़िया शॉर्ट कवरिंग और तेजी आने की संभावना है। तो 24,500 24,625 ये आखिरी रुकावट का लेवल है। जैसे ही इसे पार करके आप आगे बढ़ेंगे तो फिर 25,000 की तैयारी बनती हुई नजर आएगी। ये एकदम सिंपल सा है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आपके लिए डेटा है जिस पर आपको फोकस करना है। जी दीप। बिल्कुल, तो इंतज़ार करते हैं ये जो कंजेशन जोन है बैंक निफ्टी का, ये क्रॉस होता है तो उसके बाद किस तरह का मूवमेंट बनेगा। कई सारे स्टॉक्स पर भी आपको नज़र रखनी है। थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से भी ये बातचीत करेंगे रिजल्ट एक्सरे पर आइए उससे पहले कुछ खबरों वाले स्टॉक्स आपको बता देते हैं। कुशल, वरुण और मानसी हमारे साथ तैयार हैं और ब्रोकरेज एक्शन भी आशीष देंगे। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स और खबरें क्या हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अब देखिए नंबर्स जो है निफ्टी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। बजाज फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो ड्यूरिंग द मार्केट्स आते हुए दिखेंगे 12 से 2.5 के बीच, और अल्ट्राटेक सीमेंट 1 से 3 के बीच जो है इनके नंबर्स आएंगे। बजाज फिनसर्व पोस्ट मार्केट आता हुआ नजर आएगा। साथ ही F&O स्पेस से कोलगेट पर नजर रखिए, 1 से 3 के बीच इनके भी नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। कैश स्पेस से VST इंडस्ट्रीज, सिंजीन इंटरनेशनल, GMM फॉडलर, चेन्नई पेट्रो और JK टायर्स के नंबर्स पर आपको नजर रखनी होगी। इसके अलावा कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स आए हैं जो जिस पर हमें फोकस करना है, वो है हिंदुस्तान जिंक। यहां पर इनके नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। इनफैक्ट इनका जो कामकाजी मुनाफा है ऑलमोस्ट 40% की बढ़त वहां पर हमें देखने को मिली है। साथ ही कंपनी की मार्जिन 47% से बढ़कर 52% आती हुई नजर आई है। हालांकि मुनाफे में हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिली है। 2,081 करोड़ से घटकर 1,940 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। और जो कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है 21.3 रुपीज़ प्रति शेयर पर, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसके साथ साथ अगर आप पंजाब एल्कलीज के नंबर्स भी देखें तो वहां पर घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई नजर आई है। 1.3 करोड़ का घाटा था पिछले साल और इस बार 3.5 करोड़ का ऑलमोस्ट मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। ओरिएंटल एरोमेटिक्स, यहां पर कंसोलिडेटेड आधार पर नंबर्स जो है स्ट्रांग है। इनफैक्ट यहां पर सेल्स जो है वहां पर 10% की गिरावट रही है, पर अदरवाइज अगर आप कामकाजी मुनाफा देखें 79% की बढ़त रही है। मार्जिन 13.5% से बढ़कर 26.5% होते हुए दिखे और मुनाफे में 24% का उछाल रहा है। और अंत में इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, यहां पर नंबर्स मिले जुले आप कह सकते हैं, क्योंकि मार्जिन्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। ऑलमोस्ट 78% पर है इनके मार्जिन्स, पर मुनाफे में 9% की गिरावट हमें देखने को मिली है और 44 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। बिल्कुल, तो कई सारे मिड कैप नतीजे हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। वरुण भी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए कुछ और नतीजे और कुछ बढ़िया खबरें भी हैं आपके पास, क्या क्या है वो। डेफिनेटली दीप, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले नतीजों से ही शुरुआत करते हैं। तो काफ़ी सारी मिड कैप कंपनीज के नतीजे मेरे पास भी है और यहाँ पे सबसे पहले तो महिंद्रा CI नंबर्स कमज़ोर है। कंपनी के सेल्स में 9.5% की गिरावट, कंपनी का मुनाफा जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, हालांकि वहाँ भी हल्की गिरावट ही है। मार्जिन देखिए 11.2% से गिर के 8.8% पे आए हैं, तो यहाँ कमजोरी है। L&T इन्फोटेक नतीजे बेहतरीन है, मुनाफे में करीब 9.5% की बढ़ोतरी और कंपनी के मार्जिन देखिए 17.4% से बढ़ के 19.8% पे आए हैं, तो ये अच्छी बात है। और इन्होंने अपनी एक होली ओन सब्सिडरी है उसके विलय की भी घोषणा की है। क्रिसिल नंबर्स मिक्स टू थोड़े वीक है, क्योंकि मुनाफा जो है कंपनी का 14% गिरा है, 90 करोड़ पे आया है 105 करोड़ से गिर के, और मार्जिन देखिए 25.9% से गिर के करीब 23.3% पे आए हैं। हालांकि सेल्स में 11% की बढ़ोतरी देखने मिली है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, इस कंपनी का IPO जो है चल रहा है, पहले दिन करीब 39% के आसपास ये भरा है। रिटेल ने 86% के आसपास का रिटेल का हिस्सा भरा है। फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर, आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है और ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि जल्दी फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर का विलय हो सकता है। सरकार जल्दी इसके विलय के ऊपर विचार कर सकती है। एक बैठक होने वाली है PMO की, उसके ऊपर ये चर्चा की जा सकती है। और जो स्वैप रेशियो होगा, बेसिकली जो मर्जर रेशियो होगा 5:1 का होगा, यानी कि फैक्ट के हर 5 शेयरधारकों के लिए मद्रास फर्टिलाइजर के हर 5 शेयरधारकों को फैक्ट का 1 शेयर मिलेगा। तो ये जो रेशियो है वो फैक्ट के लिए ज़्यादा फायदेमंद है और आगे चल के ये अपने कोर एसेट्स जो है उनको भी बेच सकते हैं। तो सबसे बड़ी खबर आज की यही है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका फार्मा आज भारत में एक कैंसर की जो ब्लड कैंसर की जो दवा है जिसका ऐलान इन्होंने कुछ दिनों पहले किया था, उसको लॉन्च करने वाले हैं। और सिप्ला भी एक नई दवाई जो है
निंटाडेनिब कैप्सूल्स और साथ साथ और एक दवाई है, काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं इनके नाम, वो लॉन्च करने वाली है। बिल्कुल, तो कई सारी खबरें हैं और हमारी एक्सक्लूसिव भी है। फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रैवनक्लोर और साथ ही मद्रास फर्टिलाइजर, ये दोनों फोकस में रहेंगे। मर्जर की बातचीत हो रही है, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है। पर आइए कुछ और एक्शन है मानसी के पास, वो भी जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। बजाज ऑटो पर फोकस करना होगा। सितंबर तिमाही में एलआईसी ने हिस्सेदारी जो है इसे बढ़ाई है। 4.76% से हिस्सेदारी यहां पर बढ़ाकर 6.4% की गई है। तिमाही आधार पर हिस्सेदारी में बढ़त की खबरें हैं। एलएनटी सितंबर तिमाही में एफपीआईज और साथ ही म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी के फिगर्स आते दिखे हैं। सितंबर तिमाही में एफपीआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है 26.95% से इसे बढ़ाकर 28.16% किया है। वहीं म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी घटाई है 9.3% से 6.9% तिमाही आधार पर किया गया है। मैस्टेक कंपनी की यूके सब्सिडरी ने मजेस्को यूएसए में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो है उसे बेचा है। हिस्सेदारी बेचकर कंपनी को करीब 237 करोड़ मिलने वाले हैं और ये जो कंपनी फंड रेज करेगी इसे ग्रोथ और कर्ज कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मदरसन सुमी मेक्सिको में बोम्बार्डियर के वायरिंग सिस्टम कारोबार को कंपनी ने खरीदा है। करीब 73 करोड़ के दाम पर यह कारोबार जो है इसे मदरसन सुमी ने खरीदा है। प्रभात डेयरी सेबी ने फैसला लिया है जिसके चलते फोकस में है। सेबी ने 1227 करोड़ एस्क्रो अकाउंट में जमा करने का आदेश कंपनी को दिया है। दरअसल फॉरेंसिक ऑडिटर से जांच में सहयोग न करने के कारण सेबी ने फैसला लिया है। जनवरी 2019 में कंपनी ने डेयरी कारोबार तिरुमला मिल्क प्रोडक्ट्स को बेचा था और खबर यह है कि पहले कंपनी ने रकम शेयर धारकों के साथ साझा करने की बात कही थी, उसके बाद कंपनी ने डीलिस्टिंग का फैसला लिया। तो इन तमाम खबरों के चलते सेबी ने 1227 करोड़ एस्क्रो अकाउंट में जमा करने का आदेश दिया। अंत में डिफेंस स्टॉक आज फोकस में रहेंगे। सरकार ने डीआरडीओ के लिए नई मैनुअल जारी की है। घरेलू कंपनी से खरीदारी बढ़ाने के लिए नए मैनुअल जो है उसे जारी किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है। बिल्कुल, तो कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। ब्रोकरेज एक्शन भी ढेर सारा है आज, जान लेते हैं क्या है आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। एचयूएल कल नतीजे आए थे, कंपनी के थोड़े से कमजोर देखने को मिले। सीएलएससी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य 2525 से बढ़ाकर 2600 कर दिया है। कह रहे कि थोड़ी सी एक चुनौतीपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी जो है वॉल्यूम ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने जो FY20 तक का ईपीएस अनुमान है इसमें करीब 4 से 5% की कटौती की है। 2174 जो है कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक ये पूरे दिन फोकस में रहेगा। नतीजे तो दमदार देखने को मिले थे और बढ़िया जो डिविडेंड घोषित किया है, ऑलमोस्ट 9% के आसपास की डिविडेंड यील्ड निकल कर आ रही है। क्रेडिट स्विस जो है आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 250 रुपये के लक्ष्य के लिए। और इनका मानना यह है कि प्रमोटर की स्थिति देखकर, लिक्विडिटी की स्थिति देखकर यही लग रहा है कि आगे जाकर भी जो डिविडेंड यील्ड है वो बरकरार देखने को मिलेगी। सिटी का मानना है कि सिल्वर सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन देखने को मिला। आय जो है करीब 116% बढ़ी है जो सिल्वर सेगमेंट है उसमें, जिसके चलते इन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 240 रुपये के लक्ष्य के लिए। और हिंदुस्तान जिंक के भारी भरकम डिविडेंड का असर आपको जो है वेदांता में देखने को मिलेगा। इसके लिए सीएलएससी की रिपोर्ट है, आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 118 से घटाकर 106 कर दिया, 100 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है। इन्होंने जो लक्ष्य में कटौती की है इसके पीछे का कारण ये कि मान रहे कि अब जो डिविडेंड का आउटफ्लो होगा उसके चलते इन्होंने जो लक्ष्य है इसमें कटौती की है। कजारिया सेरेमिक्स यहाँ पर रिजल्ट आए, जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य 550 से बढ़ाकर 650 कर दिया। ये कह रहे कि नतीजे जो है अनुमान से बेहतर देखने को मिले थे। बैलेंस शीट बेहद मजबूत है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में सुधार देखने को मिला है, जिसके चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में 4% की बढ़ोतरी की है। ब्रिटानिया नतीजे कमजोर देखने को मिले थे। जेफरीज की रिपोर्ट है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है 3850 रुपये के लक्ष्य के लिए, 3550 की कल की क्लोजिंग है। और इन्होंने ईपीएस के अनुमान में 4 से लेकर 8% की कटौती की है। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 2300 रुपये के लक्ष्य के लिए, 2155 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि जो दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे बढ़िया देखने को मिलेंगे और रिफाइनिंग को छोड़कर सभी सेगमेंट में एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा।
ओके, तो ये हैं वो तमाम दमदार रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, नतीजों पर ही करते हैं फोकस, और वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। और नतीजों के विश्लेषण में एक और खास बात यह कि कई बार होता है कि नतीजे बाजार के दौरान आते हैं, लेकिन बाजार के बाद भी उन नतीजों को बहुत बारीकी से देखा और समझा जाता है, और फिर दूसरे दिन समझ में आता है कि रिजल्ट्स कुछ अलग थे। जब फ्लैश हुए तो कहानी कुछ अलग थी, और स्पेशली जब मैनेजमेंट का गाइडेंस, कौन कॉल और ये सब हो जाए, उसके बाद फिर नतीजों के बाद स्टॉक के एक्शन क्या होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करे कौन? पहले तो सारों को पढ़ो, समझो, एक्सेल शीट बनाओ, डिटेल करो, मैनेजमेंट की गाइड सारी कौन कॉल्स होती हैं, शाम को अपना फैमिली टाइम दूर करके उन्हें सुनने को बैठो। ये सब बड़े मुश्किल काम है, बड़े टाइम कंज्यूमिंग है, और ये आपके लिए करने का काम करते हैं वरिंदर बंसल। तो वरिंदर ने आज कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन कॉल्स और कुछ ऐसे ही नतीजों का विश्लेषण किया, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि कल ये तो बाजार के दौरान ही रिजल्ट्स आ गए थे, लेकिन बाजार के बाद ही बहुत कुछ इन रिजल्ट्स पर हुआ है। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए कल शाम की आपकी मेहनत क्या रंग लाई है? मॉर्निंग सर। कॉन कॉल्स बहुत जरूरी होती हैं। आपने देखा कि ओबराय रियलिटी में कल 20% ऊपर था आफ्टर द कॉन कॉल, क्योंकि जो मैनेजमेंट ने बोला, इसीलिए सर Yes. ग्रैन्यूल्स का रिजल्ट कल आया था। ऑनेस्टली आपको पता है कि मैं बहुत बायस्ड हूँ ईपीएस की तरफ, जो मेरा वो डिस्क्लेमर है पहले ही। बट मैं आपको बता दूं कि नंबर्स आपको पता है कि 30% मार्जिन वर्सेस 20% मार्जिन आया। सर लास्ट ईयर दिस कंपनी हैज ग्रोन 90%, 90%। और इम्पोर्टेंट क्या था कि आप किसी भी तरीके से देखिए कि डेट कम हो गया, कैश फ्लो ज्यादा बढ़ गए, ऑल दोस थिंग्स आर गुड। बट कॉन कॉल में क्या बोला इन्होंने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये मार्केट के बाद आया था। उन्होंने बोला कि हम 30% कैगर के हिसाब से अगले 2-3 साल में ग्रो करेंगे। उनका जो एपीए बास्केट है, जो यूनिट 4 और 5 से 8 एपीएस है, वो बढ़ के 28 एपीएस हो जाएगा। उन्होंने बोला कि जो हमारा वाइजैक का प्लांट है वो फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। देन दे टॉक्ड अबाउट फ्यू टेक्नोलॉजीज जिनसे उनका कॉस्ट भी कम होगा, जिसका मतलब है कि उनके मार्जिन जो है वो 25-30% के बीच में रहेंगे। सर इसका सिंपल मतलब क्या है कि इस साल ये कंपनी 600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करेगी। और अगर वो 30% का गाइडेंस दे रहे हैं कि हम 30% का गाइडेंस कर सकते हैं आगे जाके, उसका मतलब सिंपल है कि सर से वो 750 करोड़ का प्रॉफिट कर सकता है अगले साल। अगर 750 करोड़ का प्रॉफिट करता है तो 20 टाइम का मल्टीपल भी देते हैं। 20 टाइम का एक सिंपल मल्टीपल, आपको पता है एपीआई केमिकल कंपनीज क्या क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं, तो इस कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ हो सकता है सर। और अगर कहीं से वो प्राइवेट इक्विटी डील हो गया, जो लोग बोल रहे हैं प्राइवेट इक्विटी डील हो गया, देन तो कुछ भी हो सकता है इस कंपनी में। सो जो इंपॉर्टेंट था, जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया, वो बहुत तगड़ा गाइडेंस दिया था आज की डेट में भी। सो मुझे उनका कमेंट्री बहुत स्ट्रांग लगा। दूसरा स्पेस सर जो बहुत अच्छा कर रहा है और धीरे धीरे अच्छा कर रहा है, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, हमने रियल एस्टेट के बारे में सुना कि रियल एस्टेट किस तरीके से कर रहा है, ऑफिस स्पेसेस में किस तरीके से डील्स हो रहा है। तो जो होम बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट है उसमें धीरे धीरे से अट्रैक्शन आ रहा है, वो भी 4-5 साल के बाद। तो कजारिया के नंबर्स आए सर, ऑनेस्टली कजारिया के नंबर्स आप वाई देखेंगे तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगेंगे, बट बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ था सर। द कंपनी वाज बैक टू 18.5% मार्जिन्स, व्हिच वाज द हाईएस्ट इन द लास्ट 5-6 क्वार्टर्स। उनका एबिटा 25% ग्रो किया और 121 करोड़ का एबिटा किया। लास्ट क्वार्टर लॉस था, लेकिन वाई भी 25% ऊपर था। इंपॉर्टेंट और नया क्या था सर, कॉन कॉल में मैनेजमेंट में क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम लोग क्वार्टर 3 में हमारा अगर वॉल्यूम गाइडेंस प्लेन भी सिंपल प्लेन रहता है, लेकिन क्वार्टर 4 में हम लोग 10% वॉल्यूम अप करेंगे, 18% हम लोग मार्जिन करेंगे, 18% मार्जिन करेंगे, और बोला कि 15% हमारा ग्रोथ अगले 3-4 साल तक आएगा। इंपॉर्टेंट एक और चीज थी सर, उन्होंने बोला कि यूएस ने 200 मिलियन यूएस ने एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है चाइना के ऊपर, जो नियरली 200% है। और आज की डेट में यूएस $200 मिलियन का टाइल्स इंपोर्ट करता है, जहां पे चाइना का मार्केट शेयर 37-38% है। तो उन्होंने बोला वो एक और अलग अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास, क्योंकि अगर वो जो भी डिमांड शिफ्ट हो जाती है इंडिया को, उसका उनको फायदा मिलेगा। सो कजारिया इज नॉट अ चीप स्टॉक, अभी भी 50 टाइम पे ट्रेड करता है, बट आई विल बी वाचिंग आउट फॉर सेरा वेरी वेरी क्लोजली, बिकॉज सेरा इज द मार्केट लीडर इन एवरीथिंग, और वो अभी भी 30 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। सो ये जो होम बिल्डिंग सेगमेंट है, इट लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। और कॉन कॉल में 18% मार्जिन, 15% ग्रोथ अगले 3-4 साल के लिए, और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का जो बात किया, आई थिंक दीज वर द क्रूशियल थिंग्स टू टेक अवे फ्रॉम कजारिया कॉन।
इसके अलावा और कौन से रिजल्ट्स हैं जो आपने देखे हैं वरिंदर, बताइए उनके बारे में। सर कुछ कंपनीज के नंबर है, आई ओनली फोकस ऑन कंपनीज जहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग लगा। आईएक्स हुआ, क्रिसिल हुआ, उनके रिजल्ट्स बैट आए थे। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए थे सर, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के। एक्चुअली दो कंपनीज हैं, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज। तो जो बड़ा कंपनी है डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के नंबर्स आए थे। स्टॉक सस्ता है सर, 8-9 टाइम पे ट्रेड करता है, फ्लैट परफॉर्मेंस आया था। इसमें 3-4 सेगमेंट है इस कंपनी के, शुगर है, केमिकल है, वो फेनेस्टा ब्लाइंड्स वाला सेगमेंट भी है। बट अगर आप इसमें, जो मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे था सर कि शुगर बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं सर, इसका शुगर बिजनेस का रेवेन्यू इस बार सर 90% ऊपर था, 90% अप, 90% अप YoY। ऑफ कोर्स केमिकल वाज डाउन 7.5%, बट द ओनली टेक अवे आई वांट टू टेक अवे, द ओनली थिंग व्हिच आई वांट टू लर्न फ्रॉम दिस इज कि क्या शुगर सेक्टर में, बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने बोला कि वो 5 साल का टेंडर फिर निकाल रहे हैं, और वो कंपल्सरी कर देंगे एथेनॉल प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ऑल दोज जो भी एथेनॉल बनाते हैं। तो क्या इन कंपनीज का एक और बड़ा 5 साल का या वो एक बड़ा डिमांड साइकिल वापस आ सकता कि नहीं आ सकता? एक छोटा कंपनी है सर डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, मेरे ख्याल में बहुत छोटा कंपनी है, 3-4 टाइम पे ट्रेड करता है, 15% ROC है, वो भी शुगर में काम करता है। सो उस कंपनी को भी देखना चाहिए, थोड़ा और पढ़ना चाहिए। बॉम्बे डाइंग सर, अगेन आपने देखा कि रिबाउंड हो रहा है धीरे धीरे, चाहे वो ओबराय रियलिटी में था नंबर्स में। बॉम्बे डाइंग का एबिटा लॉस बार बार आ ही रहा है सर। इस बार भी एबिटा लॉस किया, लास्ट 4 क्वार्टर से वो एबिटा लॉस कर रहे हैं। लास्ट 2 क्वार्टर में जो उनका नेट लॉस था वो 220 करोड़ था। रियल एस्टेट छोड़ो, पॉलिएस्टर सेगमेंट में भी उन्होंने एबिट लॉस किया इस बार। 1300 करोड़ का मार्केट कैप है, 4000 करोड़ का डेट है सर, 4000 करोड़ का। सो जो भी बोलते हैं कि इसमें वैल्यू है, थोड़ा सा डेट देख लीजिए, बिकॉज डेट बहुत ज्यादा है, 4000 करोड़ का डेट है और नंबर्स नहीं आ रहे सर इस कंपनी। ओके, तो ये है वो दमदार रिजल्ट्स का दमदार विश्लेषण। कल भी आपके साथ फिर से जुड़ेंगे वरिंदर और बताएंगे आपको कुछ और बेहतरीन रिजल्ट। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम नतीजों का विश्लेषण देने के लिए। आइए शामिल करते हैं तब सभी एक्सपर्ट्स को बिगुल पिक ऑफ द डे का। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा बाय है एशियन पेंट्स पे, जो हमने कल जाते जाते दिया था। 2119 का बंद है, 2097 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। एक क्लियर कट बड़ा वाला मेजर ब्रेकआउट आया है इसमें। आज का मेरा टारगेट 2178 का होगा। मुझे लगता है ये 2200-2220 तक पोजिशनली 2-3-4 दिनों में, एक आध हफ्ते में जाने के लिए तैयार है। ओके, तो एशियन पेंट्स को खरीदना है। शुभम जी नमस्कार, बताएं सर आपका आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो है जुबिलेंट फूड, और जुबिलेंट फूड पे खरीदारी की राय है। तो इवन दो पिछले 4-5 दिन से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइस परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर हम डेरिवेटिव डेटा को देखें तो ऑलमोस्ट 14 अक्टूबर से लेकर के अभी तक अगर हम देखें तो माइनर यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा में लॉन्ग्स बिल्टअप हो रहे हैं। और कल जिस तरह से एक रिवर्सल देखने को मिला, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सपोर्ट पे प्लेस्ड है और यहाँ से एक रिबाउंड देखने को मिलना चाहिए। तो 2350 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, जो 34.50 पे क्लोज हुआ है, उसको खरीदने की राय है। यहाँ पे टारगेट होगा 50 रुपये और 55 रुपये, ये दो टारगेट के लिए खरीदें और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 25 रुपये पे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जुबिलेंट फूड। ओके, जुबिलेंट फूड में 2350 का स्टॉप लॉस, 2350 का जो कॉल ऑप्शन है उसे खरीदना है 35 रुपये में, 25 रुपये का स्टॉप लॉस, 50 से 55 के टारगेट रखिए। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है आज। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मैं तो पिक ऑफ द डे कल ही दे गया था, एशियन पेंट्स। वही चीज है जो अभी वागले जी ने बोला है, तो वागले जी का धन्यवाद है साथ देने के लिए। तो अनिल जी कुछ नया नहीं है, एशियन पेंट्स ही पिक ऑफ द डे है। ओके, कोई बात नहीं। सुमित जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका शेयर। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। आज का पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में लास्ट 2 दिनों में लोअर लेवल से एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक लोअर लेवल्स पे अवेलेबल है, इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 130 के आसपास।
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में नीचे में जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट लेवल है वो 125 के आसपास के है, और ऊपर में मेरे को लगता है कि इस बारी ये स्टॉक ऊपर में 135 रुपए से लेके 140 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। इसके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में पिक ऑफ द डे के तौर पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 125 स्टॉप लॉस, 135 से 140 के टारगेट्स होंगे। ओके, अविनाश गोरक्षकर साहब भी हमारे साथ है। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। इनफैक्ट हमको भी बिल्डिंग स्पेस में कजारिया सेरामिक्स पसंद है, जो अभी वरिंदर ने कहा। हमको लग रहा है कि जो नंबर्स अनिल जी Q2 के आए हैं, इसमें जो नोटवर्दी बात है कि मार्जिन्स काफी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। ऑपरेशनल एबिटा ऑलमोस्ट 100% से बढ़ा है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही पॉजिटिव थी। हमको लग रहा है कि यहाँ पे अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया कोई लेता है तो करीबन 640-650 का टारगेट बन सकता है। ये डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट में एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर है, और जिस प्रकार का इनका मैनेजमेंट की जो कमेंट्री और जिस प्रकार का डिमांड आउटलुक इन्होंने दिया है, हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY21 इससे भी काफी अच्छा रहेगा। तो इसको डेफिनेटली इस लेवल पे खरीदने की राय है, और यहाँ पे 640-650 का टारगेट के लिए 1 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें। और बिल्कुल आज जेफरीज की रिपोर्ट भी आई है, 550 से टारगेट बढ़ाकर 650 का किया है उन्होंने कजारिया सेरामिक्स के लिए। तो जेफरीज को पसंद है, वरिंदर बंसल को पसंद है, अविनाश गोरक्षकर को पसंद है। तो अब आपको पता ही है कि स्टॉक में चलने की, दौड़ने की आज पूरी तैयारी है। एक और स्टॉक के दमदार प्रदर्शन करने की बता रहे हैं कुणाल जी अपना पिक ऑफ द डे। सुप्रभात। अनिल जी सुप्रभात। अनिल जी आपको भी और दीपांशु को भी। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है, और खरीदना है अनिल जी PI इंडस्ट्रीज, जिसमें कि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमने परसों के सेशन में देखा था। कल स्टॉक कुछ सुस्त था, मुझे लगता है कि आज इसमें तेजी बनेगी। तो एक ब्रेकआउट हमने 2100 रुपए के ऊपर ऑलरेडी चार्ट्स पर देखा है, तो मेरी राय में PI इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी चाहिए। मेरा जो लक्ष्य है स्टॉक को लेकर 2225 रुपए का है, तो 2225 के टारगेट के लिए बाय करें, और 2100 से थोड़ा नीचे यानी कि 2090 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, और 2250 के टारगेट के लिए PI इंडस्ट्रीज में खरीदारी कराएं। ओके, PI इंडस्ट्रीज में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। आइए हिंदुस्तान जिंक, इसके चार्ट्स पर राय लेना चाहता हूं। सुमित जी आप चार्ट्स तैयार करें, तब तक एक फंडामेंटल कॉल हिंदुस्तान जिंक पर ले लूं अविनाश जी से। अविनाश जी नतीजे दमदार हैं, मार्जिन 5% बढ़कर आए, और साथ में 21 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड भी। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों पर दीजिए अपनी राय। इनफैक्ट अनिल जी हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स बहुत ही बढ़िया आ गए, और जिस प्रकार का इन्होंने डिविडेंड दिया है, नॉट ओनली डिविडेंड यील्ड बट जो मेजर बेनिफिट होगा वो वेदांता को होगा। हमको लग रहा है कि अगर किसी को चूज करना है आज स्टॉक हिंदुस्तान जिंक और वेदांता के बीच में, तो मैं वेदांता की खरीदने की राय दूंगा, क्योंकि स्टॉक काफी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और प्लस जिस प्रकार का डिविडेंड इनको मिलेगा करीबन 5800 करोड़ का, वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। तो वेदांता में डेफिनेटली इस लेवल पे भी खरीदिए। हमको लग रहा है कि यहाँ से भी एक 10 से 12% की मूव पॉसिबल है, तो वेदांता विल बी अ बेटर चॉइस। हालांकि हिंदुस्तान जिंक तो वेदांता की सब्सिडरी है, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे वेदांता खरीदने के जो राय है वो ज्यादा बेहतर रही। ओके, तो ये है आपके लिए दोनों में खरीदारी करने की राय। हिंदुस्तान जिंक के चार्ट्स बताइए सुमित जी, और उसके बाद वेदांता के चार्ट्स के लिए मैं आ रहा हूं कुणाल जी आपके पास। बताएं सर। अनिल जी हिंदुस्तान जिंक चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। डिविडेंड के बाद हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, बट इस कोई भी डिप में स्टॉक में खरीदारी करे, क्योंकि स्टॉक को मैंने देखा हुआ है जब जब डिविडेंड आता है एक बार करेक्शन देता है और फिर वापस से पूरा का पूरा यूटर्न मारता है। तो डिप्स में स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर पे 230 का इमीडिएट हर्डल है, 230 का लेवल टूटने के बाद 240 से 250 रुपए तक का मूव जल्दी ही आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिलेगा। तो पोर्टफोलियो वाले होल्ड रखें, डिप आता है उसमें खरीदारी करें। डिप में खरीदारी करें। कुणाल जी वेदांता। अनिल जी देखिए वेदांता का चार्ट में भी हमने एक बॉटम बनते हुए देखा है। मुझे लगता है 95 रुपए के आसपास एक बॉटम बना है, और एक रेजिस्टेंस चार्ट पर 101 रुपए पर दिखाई पड़ती है। तो 101 पार होगा तब इसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मूव बनेगा, जिसमें बहुत मुमकिन है कि 110 तक के लेवल्स आपको देखने को मिले। तो 101 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट होगा तब खरीदारी की राय रहेगी। और साथ ही अनिल जी आपकी एक अनुमति चाहिए थी मुझे, तो वो आप दे दें तो बहुत बेहतर रहेगा। जी पूछिए। जी कुणाल जी बताएं सर, क्या पूछ रहे थे, मैं आपको मिस कर गया। जी अनिल जी देखिए आमतौर पर
अनिल जी एक अनुमति आपसे छोटी सी चाहिए। देखिए अनिल जी, आमतौर पर तो आप सवाल करते हैं स्टॉक्स का और हम जवाब देते हैं। कई बार अनिल जी मुझे ऐसा ख्याल आता है कि कुछ एक स्टॉक्स मुझे बड़े अच्छे नजर आते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे सवाल कर लिया करूंगा अनिल जी उन स्टॉक्स पर। अरे एनी टाइम, मैं अपनी काबिलियत से जो भी सकता हूँ बताऊंगा जरूर। एनी टाइम प्लीज, जरूर, जब भी आपके अभी पूछना चाहते हैं या जब आएगा तब पूछेंगे? नहीं अनिल जी, जब आएगा तो मैं पूछूंगा, तो आप प्लीज मेरे पास आ जाइए क्या जब मैं आपको कहूँ। हाँ, मतलब बिना बोले गोली मारेंगे, बस वो वाला मामला है। ठीक है, मैं अपने बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ कुणाल जी, आप अपना निशाना लगाइए। चलिए, तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन भरपूर रहने वाला है, उनकी करते हैं तैयारी। L&T इन्फोटेक के जो रिजल्ट आए ये बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स रहे हैं और मजबूती के साथ। मुझे याद है अविनाश जी, आपने कई बार इस स्टॉक को रिकमेंड किया है और रिजल्ट बहुत दमदार दिख रहे हैं। बताइए इस स्टॉक पर आपकी राय। अब तो चलता चलता 3000 के नजदीक पहुंच चुका है। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट अनिल जी ये स्टॉक में हमको लग रहा है कि और भी सिग्निफिकेंट रीरेटिंग आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की मैनेजमेंट कमेंट्री है प्लस जो मार्जिन का इम्प्रूवमेंट है, ये मार्केट्स के अनुमान से काफी बेहतर है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि दिसंबर का क्वार्टर तो थोड़ा सा नॉर्मली एक वीक क्वार्टर माना जाता है, लेकिन ओवरऑल पूरे साल के लिए FY21 में भी डिस्पाइट कोविड इनकी ग्रोथ काफी बेहतर रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी थोड़ा सा करेक्शन अगर आता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। यहाँ से भी हमको लग रहा है कि करीबन 15-16% की अपसाइड पॉसिबल है और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है इवन करंट लेवल्स पे। एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना जरूरी है और वो है बॉम्बे डाइंग। बंसल जी, जरा इसके चार्ट देखिए, रिजल्ट्स बहुत ही खराब नजर आ रहे हैं, मतलब हर तरीके से रिजल्ट काफी खराब आए हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि स्टॉक गिर सकता है? यदि हाँ तो कितना, और जिन लोगों के पास शेयर हैं उन्हें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? देखिए अनिल जी, 64 रुपीज के अराउंड स्टॉक की क्लोजिंग हुई है और स्टॉक एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है और नतीजों से पहले देखें तो वॉल्यूम काफी कम थे। इसका नीचे में 60 रुपीज एक अहम सपोर्ट है। अनिल जी, मैं वीरेंद्र बंसल जी को भी अच्छे से सुन रहा था, तो बड़े वाला ट्रेंड रिवर्सल, जो बड़े वाला क्रैक इसके अंदर आएगा वो तब आएगा जब 60 रुपए के नीचे की डिसाइसिव क्लोजिंग आएगी। तो जिन्होंने ले रखा है वो 60 रुपए के लेवल्स पे नजर रखें। खराब नतीजों को चलते गैप अप गैप डाउन ओपनिंग तो देखने को मिलेगी। अगर 60 रुपीज के नीचे की डिसाइसिव क्लोजिंग आती है तो मेरा ऐसा मानना है कि मोह छोड़ देना चाहिए बॉम्बे डाइंग के साथ। अगर 60 रुपए के नीचे की क्लोजिंग आती है तब लॉस बुक करके यहां से निकलना चाहिए। दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। 60 रुपीज के नीचे की डिसाइसिव क्लोजिंग पर क्लियर एग्जिट की राय है। ओके, ये है आपके लिए राय बॉम्बे डाइंग पर।